सो अगर ऐसी कोई भी सिम्टम है कि आपके बाउल हैबिट्स चेंज्ड है, मींस कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, या आपको कोई रेड कलर्ड स्टूल आ रहा है, या मतलब ब्लड आ रहा है स्टूल में, या आपको फटीग हो रही है लगातार जो करेक्ट नहीं हो रही है, या आपको पेट की फुलनेस, बर्प्स, क्रैम्प्स, अनइजीनेस, या आपका वेट लॉस हो रहा है विच यू डोंट वांट कि वेट लॉस क्यों हुआ अचानक से अगर हाँ, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियंस। मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, नो कैंसर हैज अर्ली सिम्टम्स। ये बड़ी लाइन है। कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है कि शुरू करते ही सिम्टम्स ले आएगा। नाउ सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपको कैंसर किस लोकेशन पे है और कैंसर का साइज क्या है। तो अब कोलोन कैंसर की अगर आप बात करो तो क्या सिम्टम्स है? सिम्टम्स डिपेंड करेगा साइड पे। मान लो अगर कोलोन राइट साइड का कैंसर है तो राइट साइड नॉर्मली थोड़ा वाइड होता है, तो उसमें रुकआउट के चांस कम है, बट उसमें ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग से आपको एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो आपको हीमोग्लोबिन डाउन होगा, आपको वीकनेस होगी, फटीग होगा। ये उसके सिम्टम्स हैं कि इससे पहले आपको कैंसर हो, आपके कोलोन को निकाल ही देते हैं। यस, और पूरा कोलोन निकलता है उसमें, बिकॉज 100% चांस है उसको कैंसर होगा ही होगा। वो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद, वी नेवर नो, बट होगा पक्का। तो बिफोर कैंसर डेवलप्स आप उनके कोलोन को निकाल। तो कोलोन की स्टेज 4 मीन्स आपके कोलोन से बीमारी निकल के किसी और ऑर्गन में चलेगी, एंड मैक्सिमम 90-95% वो लीवर में आती है, क्योंकि कोलोन का ड्रेनेज पार्ट लीवर है। एक फिजिकल पेन, एक इमोशनल पेन कह लो या मेंटल पेन कह लो, कैंसर के साथ दोनों पेन एसोसिएटेड है। जैसे ही आपको कैंसर डायग्नोज होता है, आपको इमोशनल पेन शुरू हो जाता है, एंड वो इमोशनल पेन आपके फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है। जहां बीमारी है वहां पेन शुरू पता लगती, साइकोलॉजिकली अप डाउन। उसका बड़ा पेन आता है कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्ट का, कि भी मैं इस कॉस्ट को कैसे बियर करूं। लोगों के वर्ड है, घर बेचना पड़ेगा, प्लॉट बेचना पड़ेगा, अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा, एंड इट हैपेंस, इट्स रियल फैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये मजाक है, सीरियसली होता है। ही वेंट टू यूएस, ही स्पेंड एटलीस्ट 100 times more than what we expect here. कुछ रफ आइडिया आप बता सके? 3 CR. 3 crores. Yes, and here the cost is 25 lakh. But why? For care. क्योंकि वहाँ पे प्रोटोन में आप 5 पेशेंट को ट्रीट करोगे एक दिन में, या 3 को करोगे, यहाँ 50 को करने की कोशिश करते हैं। आप डेली रूटीन में देखना कि आप कितना सलाद खाते हो या फ्रूट खाते हो। पहले टाइम में आपकी डाइट ही फाइबर होती थी, अब आपकी डाइट में फाइबर्स नहीं, और कोलोन के लिए फाइबर डाइट चाहिए, सो दैट यू गो फॉर रेगुलर डिफेकेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, गैस फॉर्मेशन वगैरह ज़्यादा ना हो। कोलन कैंसर ये पहले ओल्ड एज ग्रुप वालों की बीमारी हुआ करती थी, कि बहुत ज्यादा जिसकी एज हो गई, शायद हो सकता है उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही हो। लेकिन आजकल इसके केसेस यंग लोगों में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में भी आए दिन इसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि इसके बारे में हम जानें, ताकि पहले से ही इससे जुड़ी प्रिवेंशन कर सके, सिम्टम्स पहचान सके और समय रहता इसका इलाज भी करवा सके। जिसके लिए आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दबास। सर, आपका हमारे चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में, और उनसे अच्छा एक्सपर्ट इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे लिए कोई नहीं हो सकता था। तो सर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल जी सर, डॉक्टर इंटरव्यू से पहले हम आपसे बात भी कर रहे थे जब, तो आपने बताया कि आप एक महीने में 250 से 300 सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। इवन आप रोबोटिक सर्जरी सिखाते हैं लोगों को। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपाधि भी है और बहुत चैलेंजिंग भी होता होगा आई गेस। तो प्लीज अपना थोड़ा इसको बताइए कि इतना ज्यादा सर्जरीज परफॉर्म करना कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा, और रोबोटिक सर्जरी का इसमें क्या रोल है? एक मेरा ना बेसिकली एक जुनून है। जुनून ये है कि भी मुझे सर्जरी करना सही में बहुत अच्छा लगता है, एंड क्योंकि जब सर्जरी के बाद पेशेंट ठीक होता है ना, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको होती है उससे बेस्ट सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं होती। बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। पुराने टाइम में मूवी देखते थे, थिएटर के सामने हरी बत्ती लाल बत्ती देखते थे, तो आप मूवी देखते देखते सोचते थे यार यही एक डॉक्टर होता है जो
ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा, बत्ती हरी लाल होगी। सर्जन बनना मेरा ड्रीम था, सर्जरी करना मेरा ड्रीम है। एंड अगेन द नंबर ऑफ सर्जरी आप कैसे इतनी ज्यादा कर लेते हो? तो हमेशा जब आप कैंसर डिपार्टमेंट में काम करते हो, इसे टीम वर्क। अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते। इसके बारे में और बात करेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, कोलन कैंसर की तरफ जी, आते हैं। बिल्कुल। तो सर कोलन कैंसर, जैसा कि हमने बात भी की कि पहले ओल्ड एज लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, अब यंग एज में बढ़ रही है। ऐसा क्या कारण है कि आजकल कोलन कैंसर यंग एज में ज्यादा बढ़ रहा है? देखो, अगर मैं एक नॉर्मल वर्ड में, कोलोन क्या है? कोलोन इज लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत के आप फंक्शन को लो तो बड़ी आंत का फंक्शन मेनली आपका जो स्टूल है उसको सॉलिड करता है। बड़ी आंत राइट साइड से शुरू होती है और लेफ्ट में आके नीचे रेक्टम में ओपन होती है। इसका काम है कि जितना वाटर है उसको रिटेन करेगी एंड इट मेक योर स्टूल सॉलिड। सो अब इस कैंसर को जो हम देखते थे, हम कहते थे 50 साल के बाद का कैंसर है, बट लास्ट 10-15 साल से इन माय एक्सपीरियंस वी आर सीइंग पेशेंट ऑफ एज 10 एंड अप टू 90 years also. सो अब जो ये 10-20 साल 30 साल के जो लोग आ रहे हैं, उनका रीजन क्या है? सो एग्जैक्ट रीजंस, लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट हम जिन फैक्टर्स को कंट्रीब्यूटरी मांग रहे हैं कि भी हाँ इसकी वजह से ये हो सकता है, तो सबसे पहला फैक्टर डाइट आता है। डाइट इन लास्ट 20 years totally U-turn for our young generation. डाइट में lot of fat, lot of processed meat and less fibers. बच्चों को सलाद, फ्रूट्स से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको चाहिए प्रोसेस्ड मीट, उनको चाहिए फैट, प्रोसेस्ड फूड्स में इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, एंड देन वी टॉक अबाउट फास्ट फूड। तो फास्ट फूड और ये सारी चीजें क्या करती हैं? देयर इज ए बैलेंस बिटवीन बैड एंड गुड बैक्टीरिया इन योर कोलन। सो अब जब ये डाइट चेंज करते हो तो बैड बैक्टीरिया अगर ज्यादा होंगे तो उसमें आपको कैंसर होने के रिस्क बढ़ते हैं। सेकंड, जो जनरेशन है वो सेडेंटरी है, एक्सरसाइज वेरी लेस। सो उससे क्या होता है, अगर आपको ओबेसिटी होती है, मींस मोटापा आता है, तो आपकी कोलोन की मोटिलिटी मींस मूवमेंट भी कम हो जाती है, फैट ज्यादा है उस एरिया में। तो उसमें क्या होता है, जो आपके स्टूल में कार्सिनोजेंस मींस कैंसर के बैक्टीरिया या कैंसर के कण है, वो उस कोलोन में लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो कैंसर को प्रमोट कर सकते हैं। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये डाइट, ये एक्सरसाइज ना करना, अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा, स्मोकिंग का कंजम्पशन ज्यादा, एट ए यंगर एज हैवी स्मोकिंग, तो प्रोबेबली ये सारे फैक्टर्स हैं जो कोलोन कैंसर को इस यंग एज में लेके आ रहे हैं। बट लोग ऐसे भी हैं जिनमें सारी चीजें ठीक है, स्टिल दे गेट कैंसर एट यंग एज। उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं? जेनेटिक इज वन, इट कैन हैपन विद यंगर पीपल हु हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। एंड अगेन, लोगों को पहले कंसेप्ट नहीं था फैमिली हिस्ट्री का, लोगों को था कि भी हाँ हो गया ठीक है, बट नाउ इफ somebody in a family has colon cancer, उस फैमिली के लोग यंग एज में ही चेक होने जरूरी है, डिटेक्ट होना पहले जरूरी है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो यंग एज में अब इस कैंसर को आप इंसिडेंस देखोगे इज वेरी वेरी हाई। ओके, तो फैमिली हिस्ट्री अगर जिसमें है कोलन कैंसर, तो उन्हें टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग आई गेस कराते रहनी चाहिए। सो अगर मैं आपको रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी गुड फैमिली, दे हैव ए सिंगल डॉटर, father got detected with the colon cancer and with spread in the liver. So अभी हमें उनको ट्रीट किए 6 महीने हुए थे, सडनली कॉल्स मी कि मेरी बेटी को कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा। आई इमीडिएटली नो सीटी नथिंग, गो फॉर कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी कराए तो उसको कोलोन में कैंसर, जस्ट 22 years, अनमैरिड गर्ल। क्योंकि फैमिली में था तो मेरे दिमाग में भी आया कि अगर एक पहली हिस्ट्री है तो सीधा बोलो कोलोनोस्कोपी कराएं। बोथ आर डूइंग फाइन, बोथ आर गुड, बट फादर वाज इन स्टेज 4, ट्रीटेड वेल, ही इज कैंसर फ्री राइट नाउ। बेटी इज आल्सो कैंसर फ्री, बट अगेन बेटी को भी अब जब हमने डिटेक्ट किया, जब उसको सिम्टम आया कॉन्स्टिपेशन, स्टेज 3, yes. तो ये पहले से ही होगा उसमें। यस। सो अब अगर मैं एज ए डॉक्टर, मान लो फैमिली में फादर को हुआ, उसके बेटी का चेकअप साल पहले ही बोलता तो हो सकता मैं जल्दी डिटेक्ट कर लेता। मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोच रहा हूँ ये चीज। तो ये चीजें
एक कैंसर सर्जन के दिमाग में आएंगी कि भी हाँ अगर फैमिली में है तो बाकी फैमिली मेंबर्स भी स्क्रीन होने चाहिए, एटलीस्ट हु आर ब्लड रिलेटिव। मैं उनकी वाइफ को ना स्क्रीन करूं पर उनकी बेटी को स्क्रीन करना जरूरी था। अब बेटी को भी कीमो लगेगी, अगर मैं पहली या दूसरी स्टेज पे पकड़ लेता तो कीमो नहीं लगती। तो ये चीज हम भी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि भी हाँ अगर फादर को डिटेक्ट हुआ तो बेटी और बेटे को स्क्रीन कर लेना चाहिए था। बिल्कुल डॉक्टर, आपने यहाँ पे जैसे बताया कि उसको स्टेज 3 में सिम्टम्स आए, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर उन्हें सिम्टम्स नहीं आए तो ऐसा क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोलोन कैंसर का जो सिम्टम्स है वो ना दिखें, बाद में दिखें? बिल्कुल, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, नो कैंसर हैज अर्ली सिम्टम्स। ये बड़ी लाइन है। कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है कि शुरू करते ही सिम्टम्स ले आएगा। नाउ सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपको कैंसर किस लोकेशन पे है और कैंसर का साइज क्या है। और कैंसर का, अभी हम कोलोन कैंसर की बात कर रहे हैं, बट कुछ ही कैंसर है जो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो, खासकर वो जैसे माउथ का कैंसर है, यस दिखता है सामने से। गले का कैंसर, वॉइस चेंज हो जाती है, पता लग जाएगा। यूट्रस का कैंसर है, ब्लीडिंग हो सकती है। रेक्ट का कैंसर है, ब्लीडिंग हो सकती है। पेशाब की थैली का कैंसर है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये ओरिफिशियल कैंसर है कि भी आप बाहर निकलने का एक रास्ता है तो आपको डिटेक्ट हो जाएगा। बट कुछ कैंसर्स हैं जो सॉलिड एरिया में, लाइक लीवर, नहीं दिखता, गॉल ब्लैडर नहीं दिखेगा, पेनक्रियाज नहीं दिखेगा, तो ये सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगेगा। लंग कैंसर भी ऐसे ही। बट कोलोन कैंसर ल्यूमिनल है। ल्यूमिनल मींस भी एक पाइप है, तो उस पाइप में अगर कोई भी चीज होगी तो वो सिम्टम्स लाएगी, बट अर्ली नहीं। तो अब कोलोन कैंसर की अगर आप बात करो तो क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स डिपेंड करेगा साइड पे। मान लो अगर कोलोन राइट साइड का कैंसर है तो राइट साइड नॉर्मली थोड़ा वाइड होता है, तो उसमें रुकावट के चांस कम है, बट उसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग से आपको एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो आपको हीमोग्लोबिन डाउन होगा, आपको वीकनेस होगी, फटीग होगा। ये उसके सिम्टम्स है। जैसे आप लेफ्ट साइड की तरफ आए तो रुकावट के चांस ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन, ऑफ एंड ऑन डायरिया, आपको फीलिंग आएगी सेंसेशन की भी मुझे स्टूल जाना है, फिर फीलिंग आएगी नियर क्लियर नहीं हुआ, दोबारा जाना है। ये सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं, भी आपको सेंस हो कि खत्म, मतलब खाली नहीं हो रहा। और जितना नीचे जाओगे इरिटेशन बढ़ेगी, तो इरिटेशन मींस आप बार बार स्टूल जाने की कोशिश करोगे। ब्लीडिंग हो सकती है। तो राइट साइड से आपको ब्लीडिंग के चांसेस नहीं है, पर लेफ्ट साइड के आपको ब्लीडिंग के चांसेस हैं, क्योंकि जल्दी बाहर आएगा। आपका स्टूल का कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है, मैरून कलर्ड है, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, गैस ज्यादा बन रही है, रिलीव नहीं हो रही है, तो ये सिम्टम्स हैं लेट, अर्ली नहीं है, लेट। यस। और कौन से स्टेज तक ये सिम्टम्स हो सकते ये हैं? मान के चलो आपको स्टेज 1 में ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे। ओके। ये सिम्टम्स आपको मैक्सिमम स्टेज 2 के बाद ही शुरू होते हैं। तो ये अर्ली सिम्टम्स नहीं है कोई भी। सिम्टम्स मींस कि उस ऑर्गन पे इफेक्ट आया हुआ है और वो एक एडवांस कैंसर का साइन है। कुछ ही केसेस में है कि भी आपको एनीमिया डायग्नोज हुआ और आपने जल्दी राइट साइड के कोलोन कैंसर को पकड़ लिया। तो इन माय एक्सपीरियंस अगर मैं आज 100 पेशेंट देखता हूं कोलोन कैंसर के, तो 20% से कम स्टेज 1 एंड 2 में होते हैं। 20% से कम? यस, 80% आए इन स्टेज 3 एंड 4। तो अर्ली सिम्टम्स किसी भी कैंसर के नॉर्मली नहीं है। राइट। आपने डॉक्टर यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स की बात की, तो यूजुअली जैसे हमारी लाइफस्टाइल है तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है आजकल लोगों में, जैसे कि गैस हो गया, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन। तो इसको हम कैंसर से कैसे अलग पहचानें, इनके सिम्टम्स को? इवन जैसे आपने डायरिया कहा या मोशन पास करते समय जो भी चीज़ें आपने बताई, तो ये कई लोगों को कुछ दिन में हो सकता है, कुछ गलत खा लिया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ये कोलन कैंसर ही है, हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ये जो सिम्टम्स है ना, ये बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं। मान लो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोलाइटिस मींस कोलोन का इन्फेक्शन, वो डाइट से हो, वो वायरस से हो, वो बैक्टीरिया से हो, तो आपको डायरिया हो सकता है, नॉट कॉन्स्टिपेशन। गैस ज्यादा बन सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो इनको कहते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स, जो एक क्लिनिशियन को ही समझ में आएगा भी ये किससे रिलेटेड हो सकता है। एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन, पेट का फूलना, तो ये आप इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, और बाई चांस कोई गांठ है, कोई कैंसर है, उसमें भी हो सकते हैं। पर नॉर्मली कैंसर की गांठ में डायरिया से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है। तो आप
पेशेंट की एज देखते हो, पेशेंट की हिस्ट्री देखते हो, फैमिली में है नहीं है, फिर पेशेंट के एग्जामिनेशन देखते हो, तो ये आपको आइडिया देगा कि भी कैंसर हो सकता है नहीं हो सकता। अगर किसी को इन्फेक्शन और पेट दबा के देखो तो उसको पेन फील होगा, कैंसर में ऐसा पेन फील नहीं होगा। अच्छा। देन फिर आप चेकअप की बात करते हो। अगर ये सिम्टम्स लंबे चल रहे हैं कि भाई पेशेंट को 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, ये ठीक ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली अलार्मिंग है। पर पेशेंट को आपने देखा, आपने सिम्टम्स पूछे, आपने दवाई दे दी 5 दिन की, दे दे रिलीफ, देन आपका ध्यान जाएगा कि मे बी ए नॉन कैंसरस थिंग। बट अगर सिम्टम्स दवाई देने के बाद भी करेक्ट नहीं हो रहे, देन यू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस, चेकअप। अब चेकअप में डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, या फिर आप अल्ट्रासाउंड एडवाइस करोगे या सीटी स्कैन एडवाइस करोगे, मे बी मोर और लेस कोलोनोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं, भी दूरबीन की जांच करो, कोलोन की कोई गांठ वगैरह तो नहीं है। तो एक अर्ली सेंस आज के टाइम पे होनी चाहिए। पहले टाइम में हम बहुत लेट करते थे जांचों को, आज के टाइम में हमारी भी अवेयरनेस यही कहती है और पेशेंट की भी अवेयरनेस यही कहती है कि अर्ली डिटेक्शन शुड बी इज मच बेटर। तो इन्वेस्टिगेशन लोग बहुत जल्दी बोलते हैं आज के टाइम पे। पहले ही बता दो कुछ है कि नहीं। Yeah. आपने 2-3 चीजें बताई भी, आप इसको थोड़ा और ब्रीफली भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर किसी में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन से टेस्ट के लिए कहाँ जाएं। सो अगर ऐसी कोई भी सिम्टम है कि आपके बाउल हैबिट्स चेंज्ड है, मींस कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, या आपको कोई रेड कलर्ड स्टूल आ रहा है, मतलब ब्लड आ रहा है स्टूल में, या आपको फटीक हो रही है लगातार जो करेक्ट नहीं हो रही है, या आपको पेट की फुलनेस, बर्प्स, क्रैम्प्स, अनइजीनेस, या आपका वेट लॉस हो रहा है विच यू डोंट वांट कि वेट लॉस क्यों हुआ, क्यों हो रहा है अचानक से अगर हो रहा हाँ, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियंस and a physician who has an experience in detecting all these things, and फिर वो आपको एडवाइस करेंगे क्या टेस्ट कराना है। सो लाइक सबसे पहले लोग अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं, अल्ट्रासाउंड में मैक्सिमम टाइम यू कैन मिस द थिंग्स। तो अल्ट्रासाउंड भी बहुत अर्ली चीज को नहीं पकड़ सकता, बट अगर हमें ये सिम्टम्स करेक्ट नहीं हो रहे तो बेस्ट टेस्ट आज के टाइम पे इज कोलोनोस्कोपी विच कैन डिटेक्ट एनी ग्रोथ इन योर कॉलोन। ये कैसे होता है ये कोलोनोस्कोपी? ये बेसिकली जैसे एंडोस्कोपी हम करते हैं मुंह से, वो पेट की है, मतलब स्टमक की है। कोलोनोस्कोपी मींस आप पूरे कोलोन को चेक करते हो, जो टट्टे के रास्ते से नीचे से शुरू करते हैं, पूरा कोलोन। उसमें पहले आप तैयारी करते हो, अब दवाई देते हो पेट साफ करने की, फिर पूरा कोलोन को चेक करते हो। तो वेरी सिंपल टेस्ट, 5 to 10 मिनट्स प्रोसीजर, थोड़ा सा आपको सुला के करते हैं ताकि नो पेन, और इसमें आप 90-95% एक्यूरेसी रेट है कुछ भी पकड़ने की। आपने एज ग्रुप की भी बात की, जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत कम एज ग्रुप के भी लोग आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, तो अभी तक आपने सबसे कम एज ग्रुप वाले में किस में देखा है कि ये कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ है? अब कोलोन के कैंसर में हम 2 सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मींस हेरिडिटी, जो फैमिली में जेनेटिक्स चलता है। एक कहते हैं FAP, दैट इज फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, और एक होता है लिंच सिंड्रोम, दैट इज हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोनिक कैंसर सिंड्रोम। सो जो FAP है, FAP एक जीन है। अगर फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आप वो जेनेटिक टेस्ट करोगे FAP, और ये FAP उन्हीं में करते हो जिनके कोलोन में बहुत सारे पॉलिप्स हो। पॉलिप्स क्या है कि ओवर ग्रोथ है टिश्यूज की कोलोन के अंदर, और अगर किसी के कोलोन में बहुत सारे पॉलिप्स हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये यही सिंड्रोम है FAP, और फिर आप जेनेटिक टेस्ट करते हो। आपने वो जेनेटिक टेस्ट किया और वो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उनकी फैमिली में 100% पेनिट्रेंस है कि भी हाँ ये फैमिली में जाएगा, और जिसको ये जीन मिल गया उसको 100% कैंसर डेवलप होगा ही होगा। तो वी हैव ट्रीटेड अ चाइल्ड ऑफ 10 and 11 years जिसकी फैमिली में FAP सिंड्रोम, अब उनको भी पॉलिप्स हैं और जीन पॉजिटिव है, तो आप प्रोफिलेक्टिक सर्जरी बोलते हैं। प्रोफिलेक्टिक मींस कि इससे पहले आपको कैंसर हो आपके कोलोन को निकाल देते हैं, निकाल ही देते हैं। यस, और पूरा कोलोन निकलता है उसमें, बिकॉज 100% चांस है उसको कैंसर होगा ही होगा। वो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद, वी नेवर नो, बट होगा पक्का। तो बिफोर कैंसर डेवलप्स आप उनके कोलोन को निकाल देते हैं। तो इसके बाद कुछ उनके हेल्थ पर अफेक्ट नहीं होता? देखो हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोलोन का काम मैंने बोला आपको स्टूल को सॉलिड बनाता है। तो अगर आप छोटी आंत बची, छोटी आंत को नीचे जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आपको डायरिया के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और वो धीरे धीरे धीरे, हम एक वर्ड यूज है कोलोनाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस छोटी आंत भी बड़ी आंत का फंक्शन करने लग जाएगी थोड़े दिन बाद। ये एडेप्टेशन है हमारे सिस्टम की, जब आपके पास कोई चीज ऑर्गन नहीं है तो आपका दूसरा सिस्टम उसको लेने की कोशिश करता है।
तो धीरे धीरे वो डायरिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ओके। और लेकिन शुरुआत में फिर वो पेशेंट क्या प्रॉब्लम फेस करेगा जब उसका कोलोन डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, यू हैव टू मैनेज ऑन डाइट। डाइट मींस फाइबर डाइट चाहिए ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सॉलिड स्टूल बने। उसको हम ऑन डाइट मैनेज करते हैं, सिर्फ डाइट पर। डाइट बेस। और जो आप केस बता रहे थे कि 10 से 11 साल का बच्चा आपके पास आया था, तो इसको थोड़ा बताएंगे कि कैसे उसमें ये चीज डिटेक्ट हुई, क्या सिम्टम्स कुछ थे या नहीं थे नहीं, उसको? उनकी फैमिली में था। हाँ। तो उनकी फैमिली में जीन पॉजिटिव आया। वो जीन पॉजिटिव तो फिर सारे बच्चे चेक करने हैं। तो बच्चों को बच्चा था, लड़का था, उसको चेक किया तो उसको एफएपी पॉजिटिव था। तो देन यू हैव टू एडवाइस देम सर्जरी। अब पेशेंट को बच्चा है तो हम नहीं कन्विंस करेंगे, पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जब आप इतनी बड़ी सर्जरी करो, मींस पूरा कोलोन, मींस राइट से सेंटर, सेंटर से लेफ्ट पूरा निकालना, तो आपको इतना बड़ा कट लगता था, नोबडी वांट्स दैट। बट नाउ वी डू रोबोटिक सर्जरी फॉर दिस। देयर इज नो कट, नो कट, देयर इज नो कट। एंड जो कोलन हो भी आप नीचे से निकाल लेते हो। सो उसमें पेशेंट के रिलेटिव्स मींस पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू अ बिग कट। बिग कट मींस ऑब्वियसली लेट रिकवरी। बिग कट मींस कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन, हर्निया, जो पेशेंट के पेरेंट्स के लिए बहुत अलार्मिंग हो जाता है। हर्निया भी हो सकता है इसके क्योंकि कारण। आप इंटरेस्टिंग, आप ये क्लोज कर रहे हो वॉल को, ऑब्वियसली अगर टाके लूज हो जाए, इन्फेक्शन, तो हर्निया के चांस भी बन जाते हैं। हर्निया अगर यंग एज में होगा तो वैसे ही मुश्किल शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी मींस लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक है तो आपकी ये कॉम्प्लिकेशन बच जाती है। तो उसके लिए फिर आप कॉम्प्लिकेशन कम है तो पेरेंट्स को कन्विंस करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, आपने जैसे तो ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है पेशेंट्स में कि सर्जरी परफॉर्म करना पड़ता है? क्या ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगती हैं? देखो, अगर मैं कैंसर सर्जन हूँ और कैंसर सर्जरी की मैं बात करता हूँ, तो कैंसर सर्जरी कब करनी है? हर कैंसर में सर्जरी नहीं होती। तो एक होता है मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, मीन्स आप अपने रेडिएशन के डॉक्टर को, आप अपने कीमो के डॉक्टर को और खुद एज ए सर्जन को इन्वॉल्व करते हो कि भाई इस बीमारी का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अब मैं कोलोन कैंसर की बात करूंगा, तो कोलोन कैंसर में स्टेज 1, 2 और 3 में हमेशा आप पहले सर्जरी करो। पहले सर्जरी हमेशा। अब वो राइट कोलोन है, लेफ्ट कोलोन है, उन पे डिपेंडेंट है कि भी आप कितना पार्ट कोलोन का निकालोगे। नॉर्मली हम जितना ट्यूमर एरिया है उस ट्यूमर से 5-10 सेंटीमीटर दूर निकालते हैं। प्लस वो ट्यूमर का एक ड्रेनेज एरिया होता है, क्योंकि ट्यूमर से लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो ब्लड में जाएगा, उसके साथ लिम्फ नोड्स होती हैं, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस जब आप सर्जरी का होता है ना, बिटवीन अ जनरल सर्जन एंड ए कैंसर सर्जन इज दिस। कैंसर सर्जन हमेशा एक्स्ट्रा निकालेगा और ड्रेनेज एरिया के साथ निकालेगा, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड ट्रीटमेंट। एंड कैंसर को स्टेज करने का तरीका भी होता है कि जब तक आप लिम्फ नोड नहीं निकालोगे तो आप कैंसर को स्टेज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यू ऑलवेज डू सर्जरी एंड टेक आउट द लिम्फ नोड्स। फर्स्ट सेकंड मींस लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं है। थर्ड मींस कोलोन के बाद वो लिम्फ नोड्स में भी आ गया। फर्स्ट सेकंड मींस यू डोंट गिव एनी कीमो, नो रेडिएशन। थर्ड मींस यू विल गिव कीमो। सो जो बेसिक डिफरेंस कोलोन में और रेक्टम में है, दो चीजें होती है। रेक्टम भी बड़ी हाथ का पार्ट है, बट रेक्टम इज लोअर डाउन इन पेल्विस। सो कोलोन में पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में आप सर्जरी करोगे। जब कोलोन की हम स्टेज 4 की बात करते हैं, तो कोलोन की स्टेज 4 मींस आपके कोलोन से बीमारी निकल के किसी और ऑर्गन में चलेगी, एंड मैक्सिमम 90-95% वो लीवर में आती है, क्योंकि कोलोन का ड्रेनेज पार्ट लीवर है। अब लीवर में कितना स्प्रेड है उसके बेस पे आप फिर अपना ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। कोलोन कैंसर में आप स्टेज 4 पे भी सर्जरी करते हो और क्योर की बात करते हो, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। ये पेशेंट था जिसको कोलोन से लीवर में स्प्रेड हुआ। इसकी हमने सबसे पहले सर्जरी की स्टेज 4 में भी। हमने कोलोन का भी पोर्शन निकाला, लीवर का भी निकाला, और लीवर में मल्टीपल दाग थे, उनको हमने बर्न किया। एक टेक्निक होती है RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की। छोटे छोटे ट्यूमर में आप निडल डाल के उनको बर्न कर देते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी से, टू फिनिश दैम। तो आपने पहले सर्जरी की, सर्जरी में आपने कोलोन भी निकाला, लीवर का पोर्शन निकाला, लीवर के पोर्शन को जलाया भी जहां और सेल्स थे, जलाया, RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एंड देन आपने इसको कीमो दी। नाउ ही इज कैंसर फ्री। स्टेज 4 में हम क्या कहते हैं कि क्योर नहीं है, तो कोलोन में स्टेज 4 में भी क्योर है। अच्छा। सो अब स्टेज 4 पे पर डिस्कशन लंबा हो जाता है
स्टेज 4 पे आप कीमो की भी बात करते हो। एक चीज होती है टारगेट थेरेपी और एक होती है इम्यूनोथेरेपी। ये 3 वर्ड है। कीमो मीन्स नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। टारगेट मीन्स खाली टारगेट सेल्स पे जाएगा। इम्यूनोथेरेपी मीन्स अब इम्यूनिटी, आपकी इम्यून सेल्स उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के कैंसर सेल्स को किल करते हो। साइड इफेक्ट इम्यूनोथेरेपी के कम है, कॉस्ट ज्यादा है। टारगेट थेरेपी के साइड इफेक्ट कम है, कॉस्ट भी ज्यादा है। और कीमो की साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है पर कॉस्ट कम है। सो किस पेशेंट में क्या बेस्ट है, आप कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हो जीन्स का। हर पेशेंट को आप इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते, हर पेशेंट को आप टारगेट थेरेपी नहीं दे सकते, कीमो आप हर पेशेंट को दे सकते हो। अच्छा। तो फिर आप ये सारा डिस्कशन पेशेंट के साथ करते हो, जब आप उसकी ट्यूमर की मोलिकुलर प्रोफाइल कर लेते हो, जिसको मैं जेनेटिक टेस्टिंग बोल रहा हूँ कि ये ट्यूमर इस टाइप का है। हर पेशेंट का स्टेज 4 कैंसर डिफरेंट होगा, हर पेशेंट का थोड़ा सा कीमो इम्यूनो टारगेट डिफरेंट होगा, हर पेशेंट का रेस्पॉन्स टू कीमो डिफरेंट होगा। फॉर मी स्टेज 4 एक है, बट उसमें इतनी वेरिएशन है। अब कोलोन से लीवर में आया वो भी स्टेज 4 है, कोलोन से लीवर में आया लंग्स में आया वो भी स्टेज 4 है, बोन में फैल गया वो भी स्टेज 4 है। रेस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा, क्योर रेट भी डिफरेंट होगा। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको ये नहीं बता सकता भी आप स्टेज 4 पे क्योर होने वाले हो नहीं हो। मैं आपको बेस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकता हूँ कि बेस्ट ट्रीटमेंट ये है एंड यू कैन हैंडल दिस ट्रीटमेंट। आई एम ए गुड डॉक्टर इफ आई एडवाइस यू द राइट ट्रीटमेंट। आई टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल। कोई कॉम्प्लिकेशन आती है उसको हैंडल कर लो, और जब मुझे पता लगे आपका शरीर कीमो को टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको बंद कर, देन यू आर द बेस्ट डॉक्टर। तो ये कोलोन कैंसर के ट्रीटमेंट की बात है कि भी आप स्टेज 1 2 3 4 में क्या करते हो। रेक्टम जो बड़ी आंत का ही पार्ट है टोटली डिफरेंट है। रेक्टम में आप कभी भी डायरेक्ट सर्जरी की बात नहीं करते अनलेस स्टेज 1 हो। तो स्टेज मीन्स कि आपका जस्ट एक लेयर पे ट्यूमर है, इनसाइड लेयर पे, उसमें आप से लोकल रिसेक्शन मीन्स रेक्टम का पोर्शन निकालो, या ट्रांस एनल मीन्स नीचे टट्टे के रास्ते से एंडोस्कोपिक सर्जरी करो, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या इंडिकेशंस है। मोर और लेस आप जब पेशेंट आपके पास आता है स्टेज 3 सेकंड 3 में ही आता है, तो सेकंड एंड स्टेज 3 में आप रेक्टम में हमेशा पहले कीमो प्लस रेडिएशन देते हो, आप हमेशा सर्जरी नहीं करते। ये पेनफुल होता है मेथड? रेक्टम कैंसर के क्योर कोलोन से कम होते हैं। रेक्टम कैंसर का ट्रीटमेंट कोलोन से लंबा चलता है, क्योंकि पहले आप कीमो प्लस रेडिएशन देते हो, फिर आप सर्जरी की बात करते हो, फिर आप कीमो की बात करते हो। तो इट गोज यू फॉर अराउंड 8 months। 8 महीने? Yes, I will say 8 to 9 months also। बट कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट 7 हफ्ते में खत्म हो जाता है, जो आपका रेक्टम कैंसर लंबा चलता है क्योंकि आप रेडिएशन भी ऐड कर रहे हो। सो एक एक्सपर्ट ही आपको ये सारी चीजें बता सकता है। इसलिए हम कहते हैं भी कैंसर डिपार्टमेंट इज द आइडियल ट्रीटमेंट गिवर्स, जो आपको सही ट्रीटमेंट बता सकते हैं, वेयर ये तीनों डॉक्टर्स बैठ के कंसल्ट करें कि भी हाँ ये इस पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। आपने जैसे इतने सारे ट्रीटमेंट्स की बात की, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इवन सर्जरीज भी, तो ये जितने थेरेपीज वगैरह हैं, जैसे भी लोगों के मन में कैंसर सोचते हैं तो वो थेरेपीज आजकल इतना ज़्यादा लोग जानने लगे हैं इसके बारे में, उन्हें लगता है कि ये सारी थेरेपीज बहुत पेनफुल होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो पेन 2 तरह का है, एक फिजिकल पेन, एक इमोशनल पेन कह लो या मेंटल पेन कह लो। कैंसर के साथ दोनों पेन एसोसिएटेड है। जैसे ही आपको कैंसर डायग्नोज होता है, आपको इमोशनल पेन शुरू हो जाता है, एंड वो इमोशनल पेन आपके फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है। जहां बीमारी है वहां पेन शुरू, पता लगते ही साइकोलॉजिकली आप डाउन। उसका बड़ा पेन आता है कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्ट का, कि भी मैं इस कॉस्ट को कैसे बियर करूंगा। लोगों के वर्ड है, घर बेचना पड़ेगा, प्लॉट बेचना पड़ेगा, अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा, एंड इट हैपेंस, इट्स रियल फैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये मजाक है, सीरियसली होता है। हाँ, ये बिल्कुल, लोग पैसे के बारे में ज्यादा पहले सोचते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, मैं कोलोन की बात करूं या रेक्टम की बात करूं, 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट है। और अगर मुझे इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी देनी पड़ गई, ऑब्वियसली इट कॉस्ट यू 25 to 30 lakhs। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। लोगों के पास इतनी बड़ी इंश्योरेंस होती ही नहीं है। उसके बड़ा पेन है कि आप राइट डॉक्टर के हाथ में चले जाओ। राइट डॉक्टर के हाथ में जाना ही आपके लिए बून है। There are so many people who are just promoting themselves कि भी हाँ मैं इस थेरेपी से ठीक कर दूंगा, मैं फलां थेरेपी से ठीक कर दूंगा,
आपको कैंसर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना कीमो ठीक कर दूँगा, और अपने-अपने लोगों ने सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। एंड लोग जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो उनको होप देते हैं कि मेरी दवाई से बिना कटे-पिटे आप ठीक हो जाओगे। प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी दवाई ले चुके होते हो और बीमारी बढ़ी हुई नज़र आती है। और आप फिर तब और आते हो फिर डॉक्टर वो के होप पास। वहाँ भी खत्म हो जाती है जहाँ पहले होप मिल रही थी कि भी हाँ, मैं आपको कीमो दूँगा या मैं सर्जरी करूँगा, आप ठीक हो जाओगे। देयर आर सो मेनी पीपल, एंड आई ऑलवेज से कैंसर के नाम से आज आप कुछ भी बेच लो। लोगों को कहोगे कि आपको 200 किलोमीटर दूर जाके दवाई मिल रही है, वो लेके आएगा। दैट इज देयर इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल पेन कि भी मुझे ठीक होना है बिना कटे-पिटे। इसीलिए कैंसर के बारे में अवेयरनेस जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा ज़रूरी है। फिर फिजिकल पेन यस डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज की बीमारी है, किस ऑर्गन के पास अटैच है, वो आपको नर्व में घुस रही है, नर्व्स में घुस रही है तो पेन करेगी। तो उस पेन का ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट है। अगर मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट दिया और आपको बीमारी कम होगी तो ऑब्वियसली आपका पेन डाउन हो जाएगा। बट बाई चांस आपका पेन कम नहीं हुआ क्योंकि आपकी बीमारी कम नहीं हुई, दवाई ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो देन एज ए टीम ए पेन फिजिशियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो उस पेशेंट को पेनलेस ट्रीटमेंट दे कि भी आपको पेन ना हो, आपको पेन का एहसास ना हो। हम्म। तो इसलिए जो कैंसर टीम बोल रहा हूं ना आपको, उस कैंसर टीम में आपके सारे पार्ट हैं एंड यू ट्रीट देम लाइक ए ह्यूमन बीइंग कि भी यार वो इंसान है, वो कैंसर का पेशेंट नहीं है, इट्स ए ह्यूमन बीइंग। ट्रीट देम लाइक दैट। एग्जैक्टली। बीइंग अ डॉक्टर आई एम नॉट गॉड, बट आप उनको एडवाइस तो कर सकते हैं। हो सकता है मैं 70 पेशेंट्स के लिए अच्छा ट्रीटमेंट कर पाऊं, 30 का नहीं कर पाऊं। सारे पेशेंट तो हमारे हाथ से ठीक नहीं हो सकते, बट यू कैन गाइड देम द बेस्ट। तो पेन है, इमोशनल भी है, साइकोलॉजिकल पेन है, फिजिकल पेन है, बीमारी में भी पेन है, ट्रीटमेंट में भी पेन है, ट्रीटमेंट के बस आउटकम्स में भी पेन है। बट अगेन देयर इज नो सॉल्यूशन, you have to go for treatment, you have to be psychologically fit enough to get the treatment done. तो पहले से अब में ट्रीटमेंट्स में क्या बदलाव हुए हैं? और जैसे जब भी हम बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाकर के इसका ट्रीटमेंट कराने लगेंगे, तो इंडिया में इसके ट्रीटमेंट की चीजें अब पहले से ज्यादा कितनी अवेलेबल है? देखो, अब जो आपने 2-3 सवाल एक साथ मिलाए आपने कि पहले से अब ट्रीटमेंट में क्या चेंज है। सर्जरी में मैंने आपको बताया चेंज है कि आप कट पिट वाली सर्जरी छोड़ के आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की बात कर रहे हो। आप स्टेज 4 पे क्योर कर रहे हो, सर्जरी के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के साथ कीमो इम्यूनो टारगेट मिला के। ये भी चेंज है, जो स्टेज 4 पे आप 6 महीने का टाइम नहीं देते थे। बिल्कुल। प्लस आप रेडिएशन जो देते हो रेक्टम कैंसर में, उसकी साइड इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज करो, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, वो भी एक एड ऑन हुआ है। जो मेन आया है अभी इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, वो भी लेटेस्ट 10 साल के अंदर ही आया है, ताकि आप ट्रीटमेंट में एक कॉम्प्लिकेशन रेट कम करो, दो आप क्योर रेट बढ़ाओ, लोगों का सर्वाइवल बढ़ाओ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाओ। तो इतने चेंजेस आए हैं आपके कोलोन और रेक्टम कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये था आप क्या क्या चेंज लेके आए। का सेकंड सवाल क्या था? इंडिया में जैसे लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाकर के ट्रीटमेंट करा लेंगे, तो ये बहुत कॉमन है। लगता है कि जो कैंसर इंडिया में ठीक नहीं होगा वो यूएस में जाके ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है ट्रीटमेंट एथिक्स में। ट्रीटमेंट एथिक्स की बात है कि भी मैं आपको राइट ट्रीटमेंट एडवाइस करूं। अगर आप यूएस जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से एडवाइज होगा और आप लोगे। यहाँ पे आपको 4 डॉक्टर अलग अलग ओपिनियन देंगे, आप कंफ्यूज रहोगे, पहले कीमो, पहले सर्जरी, पहले रेडिएशन। घर वाले भी देने लगते हैं तो ओपिनियन। पहली चीज इज एथिकल ट्रीटमेंट एडवाइज्ड बाय देम। सेकंड इज केयर। केयर का मतलब है कि भी अगर मैं वहां पे एक सर्जन हूं, मैं कैंसर सर्जन हूं और मैं कैंसर सर्जरी ही करूंगा, तो मेरी एक्सपर्टाइज ज्यादा है। तो अगर आपका केस ऐसे ही सर्जन के पास जाएगा वहां पे जो उस चीज का एक्सपर्ट है। हमारे देश में सब वही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगे। थर्ड केयर, पोस्ट ट्रीटमेंट, जो सबसे मेजर डिफरेंस है। वहां पे लिमिटेड पेशेंट्स को आप ऑपरेट करते हैं। मैंने आज 4 सर्जरी की, आई एम ओके। मैंने जैसे ही सर्जरी की आप आईसीयू में गए, आईसीयू का इंचार्ज इज इंचार्ज नाउ। वो आपका सारा केयर करेगा,
नर्सेज बहुत अच्छी होंगी, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे होंगे। थेरेपिस्ट मीन्स चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अलग हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अलग हैं, वो हर चीज का बंदा अलग है। तो यू गेट ए गुड केयर बट एट ए कॉस्ट। सो अगर आप यहाँ के ट्रीटमेंट की कॉस्ट की बात करो और वहां के ट्रीटमेंट की कॉस्ट की बात करो तो ह्यूज डिफरेंस। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पेशेंट को ऑपरेट किया, उनके मुंह का कैंसर था, मैंने रोबोटिक सर्जरी की, स्कारलेस। हेड नेक में मैं स्कारलेस सर्जरी करता हूँ, ना फेस पे ना नेक पे कर देते। नाउ दिस इज अ बिग शॉट, ही वांट टू गो टू यूएस फॉर रेडिएशन थेरेपी। यहाँ सर्जरी होने के बाद सर्जरी वाज डन, ठीक है, he want the best surgery done, now he want to go for radiation therapy। radiation में प्रोटोन थेरेपी, प्रोटोन इज लाइक रेडिएशन ओनली। प्रोटोन इंडिया में 1-2 जगह है। he went to US, he spent at least 100 times more than what we expect here। कुछ रफ आइडिया आप बता सके? 3 CR। 3 crores। yes, and here the cost is 25 lakh। but why? for care। क्योंकि वहां पे प्रोटोन में आप 5 पेशेंट को ट्रीट करोगे एक दिन में, या 3 को करोगे, यहाँ हम 50 को करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज वी आर सो हाईली पॉपुलेटेड, वी कांट हेल्प दिस। एग्जैक्टली। हमारी सर्विसेज अप टू द मार्क इसलिए नहीं है कि हमारे पास पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है और हमारे पास सेंटर्स इतने नहीं है। तो यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केयर, बट यू आस्क मी सर्जिकल केयर, सर्जन्स एक्सपर्टाइज, I do 250 cases in a month, I'm more expert। They are doing 20 cases in a month, they are not more expert than us, but their care is better than us। तो वहां लोग पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। If you can afford patient going there। ना। So I have patient who want to go to US, उनको नहीं मिला, then I got treated them, they are happy with the treatment, they got everything here। But again, यहाँ पे भी आपको cost पे वो चीज मिल सकती है, केयर। आप उनको individual nurses दो, we do that, but you have to spend for that। so everybody cannot spend। but हम इतनी अच्छी केयर देके भी हम उनसे 1/4 भी नहीं, उसे 1/3 रेट लेंगे। 1/3 भी क्या, मैं कह रहा हूँ 1/5 या 1/6। तो केयर है, पर सबको आप केयर नहीं दे सकते, वो वहां अवेलेबल है। बिल्कुल। आपने जैसे यहाँ पर पोस्ट सर्जरी केयर की बात की कि वहां और यहाँ के बीच में डिफरेंस, उसी के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी की सर्जरी हो गई कोलोन कैंसर में, तो आफ्टर सर्जरी क्या चीजों से हमें बचना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पेशेंट्स के लिए कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखो, एक होता है ना, आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी एक खुद में ट्रॉमा है, इज अ मेंटल स्ट्रेस। सर्जरी के बाद आपको केयर, एक आपको सर्जिकल पार्ट की केयर है कि भी आप सर्जिकल कोई जोड़ लगाया आपने, वो लीक ना हो, वो केयर हम करते हैं। भी आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, वी मैनेज दैट। एंटीबायोटिक्स, आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, दैट इज एज ए डॉक्टर वी डू दैट। देन यू नीड ए रेगुलर फिजियोथेरेपी, लेग्स की, चेस्ट की, कि आपको कहीं इन्फेक्शन ना हो चेस्ट में, आपके पैरों में कोई क्लोटिंग ना हो, फाइन, तो आपकी मूवमेंट्स, ये सब हम कराते हैं। नर्सिंग केयर, आपको कैनुला लगाना है, वो खराब ना हो, कैनुला में इन्फेक्शन ना हो, दैट इज नर्सिंग केयर। तो वी ऑलवेज डू दैट। अब पेशेंट इसमें क्या कर सकता है? पेशेंट इज लाइक दे कैन हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो उनकी रिकवरी बेटर होती है। बट अगर आप कहते हैं पेशेंट भी हर चीज में कमी ढूंढने लग जाते हैं कि यार आपने ये ठीक से नहीं दिया, आपने वो ठीक से नहीं दिया। यस, इट कैन हैपन, बिकॉज एवरी नर्स कैन नॉट बी सो एक्सपर्ट व्हाट दे एक्सपेक्ट। सो हमारे यहाँ द नर्सिंग जो है ना, नर्सेज, दे आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर। बट अगर उनकी ट्रेनिंग की आप बात करोगे तो उनकी ट्रेनिंग इज नॉट सो गुड इन दिस कंट्री। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, और जिसके लिए हर डॉक्टर को सुनना पड़ता है हमें कि सर नर्स अच्छी नहीं थी, नर्स ने ये नहीं किया, नर्स ने वो नहीं किया। इस बात का ध्यान नहीं रखा वैसे नहीं। रीजन इज फ्रेशर्स नर्सेज आती हैं, थोड़ा ट्रेन होती हैं, दे आर गेटिंग गुड सैलरी इन यूके, इन दुबई, न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली दे विल गो देयर एंड दे हैव अ डायरेक्ट एक्सेस, जल्दी जाना है, चले जाते हैं, उनको मिल जाता है वहाँ पे। जो आपने ट्रेन किया वो चला गया, अब अनट्रेन आपके पास फिर आ गए, फिर से उनको ट्रेन करो। सो आप ये ब्रेन ड्रेन है, आप उनको नहीं रोक पा रहे हो, बिकॉज आपको उनको सैलरी सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सैलरी इन प्राइवेट एंड इन गवर्नमेंट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो लोग हर गवर्नमेंट में जाना चाहेगा, तो जब तक नर्सिंग केयर इंप्रूव नहीं होती है, आप सारी केयर नहीं इंप्रूव कर सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया।
राइट। ओके सर, हमने काफी सारी चीजों पर बात कर ली। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है कोलन कैंसर से रिलेटेड, तो आप उसको चाहे तो एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर लग रहा है कि हाँ इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो आप उसको प्लीज एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि बहुत धारणाएं होती है लोगों के मन में। पहला है कि डाइट और लाइफस्टाइल कोलन कैंसर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? सो गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल, यस। तो डाइट में क्या आया आपका, मैंने बताया था फैट, मीट, रेड मीट जिस कोलन कैंसर का कॉज होता है, प्लस आप फाइबर डाइट नहीं लेते। जो जरूरी है लेना। आप डेली रूटीन में देखना कि आप कितना सलाद खाते हो या फ्रूट खाते हो। पहले टाइम में आपकी डाइट ही फाइबर होती थी, अब आपकी डाइट में फाइबर्स नहीं है। और कोलोन के लिए फाइबर डाइट चाहिए सो दैट यू गो फॉर रेगुलर डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, गैस फॉर्मेशन वगैरह ज्यादा ना हो। सो ये आगे डाइट में। फिर आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लाइफस्टाइल में दो चीज आते हैं, एक्सरसाइज और एडिक्शंस। एक्सरसाइज मीन्स अगर मैं एक रूटीन बनाता हूँ एवरी डे 30 मिनट्स एक्सरसाइज एंड 5 दिन भी एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे फैक्ट कि 20 to 30% मैं अपने कैंसर रिस्क को कम कर सकता हूँ। ओके। क्योंकि फैट कम हो जाएगा, फैट कम होगा, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी कोलोन की, तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। ओबेसिटी इज ऑलवेज अ फैक्टर फॉर मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग कैंसर। देन यू आर स्मोकर और एल्कोहलिक, वो भी आपके लाइफस्टाइल में है। स्मोकिंग, अल्कोहल आपकी ओबेसिटी भी बढ़ाएंगे, आपके कार्सिनोजेंस भी बढ़ाते हैं जो कैंसर कॉजिंग आपके जेनेटिक सिस्टम में है। तो ये सारी चीजें मिलके डाइट, अल्कोहल, टबैको प्लस नो एक्सरसाइज, ये आपके कैंसर रिस्क को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, नॉट ओनली कोलोन कैंसर बट ऑल कैंसर्स। ओके, तो आप मेरे और भी जितने क्वेश्चंस थे आपने उसको ऑलरेडी सम अप कर दिया। आई वाज अबाउट टू आस्क कि क्या स्मोकिंग और अल्कोहल से भी कोलन कैंसर पर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। सो जितने फैक्टर्स कंबाइन होंगे उतना रिस्क बढ़ेगा, जितने फैक्टर्स आप कम करते जाओ उतना रिस्क कम होता चला जाएगा। बट स्मोकिंग इज वन, आई विल से इट शुड बी स्टॉप्ड। You limit alcohol, but tobacco should be zero because smoking causes almost all cancer. ऑल कैंसर, जबकि All. पैकेट्स पर लिखा रहता है बट स्टिल पीपल कंज्यूम इट। पैकेट दिखता थोड़ी, पैकेट तो सीधा सिगरेट बाहर आता है। राइट। हाँ, दूसरा था कि ओबेसिटी से इंटरलिंक्ड है या नहीं कोलन कैंसर? तो ओबेसिटी से कुछ कैंसर्स बहुत अच्छे से लिंक्ड है, जिसमें सबसे कॉमन कैंसर अगर ओबेसिटी से आप लिंक करते हो तो दो कैंसर हो, फीमेल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर। दे आर ऑन हार्मोन डिपेंडेंट, फैट से ही हार्मोन्स बनते हैं फीमेल्स, एंड इसलिए वो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉमन है उनमें और यूट्रस का भी कैंसर कॉमन है। बट ओबेसिटी कोलोन कैंसर कैसे करते हैं, दिस इज आवर स्पेकुलेशंस कि जितने आप ओबीज होगे उतना ही आपका फैट इंटेस्टाइन के पास भी होगा, कितना मेजेंट्रिक फैट, जितना मेजेंट्री में फैट होगा उतनी आपकी कोलोन की मोबिलिटी कम होगी, और कोलोन की अगर मोबिलिटी कम होगी तो आपका स्टूल वहीं पड़ा रहेगा, और स्टूल में जो गंदे बैक्टीरिया हैं या कार्सिनोजेंस हैं उतने लंबे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, इतना लंबा कॉन्टेक्ट है तो वो उस कैंसर रिस्क को बढ़ा देगी। बट अगेन नॉट ओनली ओबेसिटी, जब और भी फैक्टर्स साथ में होने चाहिए तो वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। तो स्टूल में क्या ऐसे चेंजेस दिखने चाहिए जिसको हम समझ जाएं कि कोलन कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है? तो स्टूल में नॉर्मली सबसे पहले जो एक नॉर्मल टेस्ट करते थे, हम करते थे FOBT, दैट इज फीकल फॉर ओकल ब्लड। तो उसमें हम टेस्टिंग करते थे कि ब्लड के सेल्स तो नहीं है ब्लड स्टूल में। अगर स्टूल में आप ब्लड चेक करते थे केमिकल टेस्ट से, और जैसे उसमें ब्लड सेल्स का पता लगता था आपको है, तो फिर आप कोलोनोस्कोपी पे जाते थे भी क्यों आया ब्लड, ब्लड आना ही नहीं चाहिए स्टूल में। फिर स्टूल में ब्लड अंदर से भी आ सकता है, प्लस आपको कोई पाइल्स वगैरह उससे भी आ सकता है, पर पाइल्स का ब्लड हमेशा फ्रेश रेड आएगा, नीचे से आपको पता लगेगा, आप एग्जामिनेशन कराओ पता लग जाएगा पाइल्स है। बट अगर स्टूल के अंदर ब्लड मिक्स होके आ रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड, जो ब्लीडिंग हुई और स्टूल में मिक्स हुआ, कोई ना कोई अल्सर है अंदर, देन यू गेट इट चेक्ड। तो जरूरी नहीं है वो अल्सर आपका कैंसर का ही हो, टीबी का भी अल्सर हो सकता है, फंगस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक बीमारी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सॉरी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी बाउल दो बीमारी आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, वो भी हो सकती हैं, वो प्री कैंसरस कंडीशन है। तब उनको डिटेक्ट करोगे तो 10 से 15 साल में ये दोनों बीमारी, एक क्रोन्स एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो फिर अगर ये टेस्ट में ब्लड पॉजिटिव आया तो फिर आप स्क्रीनिंग करोगे कि व्हाई। ओके, एक है लास्ट की फाइबर रिच डाइट खाने से कोलन कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। यस,
सो फाइबर रिच डाइट, हम्म। वही मैंने बोला कि अगर फैट कम कर दो और फाइबर बढ़ा दो हम्म। तो यू कैन अवॉइड रिस्क ऑफ कोलोनिक एंड रेक्टल कैंसर बोथ। ओके। एक और कि डाइटरी सप्लीमेंट्स बोला जाता है, जैसे कि प्रोबायोटिक या ओमेगा 3 फैटी एसिड आप कंज्यूम करते हो ज्यादा, तो भी कोलन कैंसर तो के ये आज risk का को- गूगल न्यूज़ है कि जो ओमेगा फैटी एसिड्स, सो फैट कम करना है आपको। सो फैट दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक पॉलीसैचुरेटेड। तो मैं आपको एग्जांपल मक्खन, तो मक्खन इज लाइक पॉली अनसैचुरेटेड, एंड आप घी बना लेते हो उसको गर्म करके वो सैचुरेटेड है। तो वी ऑलवेज से वी शुड नॉट टेक सैचुरेटेड फैट्स, वी शुड गो फॉर पॉली अनसैचुरेटेड। And then omega free fatty acids means they are easily digestible. So easily digestible है तो is okay, but saturated are not easily digestible. They are more into getting you cancer. So omega free fatty acids means आप ये mainly आपके फिश में ज्यादा होता है, तो इसलिए फिश में प्रोटीन भी है, ओमेगा फ्री फैटी एसिड्स भी हैं, तो लोग प्रमोट करते हैं कि वी शुड हैव दैट डाइट। बट अगर नहीं करें, आप जापान का एग्जांपल लेना, सबसे ज्यादा जापान वाले लोग फिश खाते हैं, उनको स्टोमक कैंसर इज वेरी कॉमन। सो हर डाइट अलग अलग कैंसर से रिलेटेड है, बट जो मेन थीम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस फर्स्ट। जितना आप फैट अवॉइड कर सकते हो यू शुड डू दैट, जितना आप फाइबर ऐड कर सकते हो यू शुड डू दैट। टोबैको जीरो, लिमिट अल्कोहल, These are 5 things we can do and we should do. This is in our hand. इसके अलावा हमारे हाथ में नहीं है कुछ। राइट, बिल्कुल। लास्ट सर इस सेशन का मेरा आपसे सवाल होगा कि अगर किसी को कोलन कैंसर हो गया तो क्या और लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस हमेशा के लिए रह सकते हैं? जैसे लोगों को लगता है कि मुझे कोलन कैंसर हो गया, मैं ट्रीट भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट कुछ लोगों में जैसे सिटिंग इश्यूज की प्रॉब्लम आने लगती है या और भी कुछ। तो आप सर्जन हैं, आप इतनी सारी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, तो प्लीज बताइए कि जिसे अगर कोलन कैंसर हो गया तो लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? सो इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा जो हमारे पास कॉमनली जो पेशेंट को फियर होता है। कोलोन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रेक्टम कैंसर की जब बात करते हो, रेक्टम कैंसर नीचे तक आ रहा हो, एनल वर्स मींस नीचे तक, तो आप उसको परमानेंट टट्टी का रास्ता बाहर निकाल देते हैं। दैट यू से कोलोस्टमी बैग, यहाँ पे एक बैग लग जाता है। जिन 100 पेशेंट को मैं एडवाइस करूंगा कि भी आपकी सर्जरी हो गया, आपको परमानेंट बैग लगेगा, 90% सर्जरी नहीं कराएंगे। हाँ, उनको लगता है बैग लग गया मींस लाइफ खत्म, बट उनको आपको कन्विंस करना है कि बैग से ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप दौड़ सकते हो, आप भाग सकते हो, आप अच्छा खा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो बैग क्या यहाँ लगा ही रहता है या बैग लग जाता है, एक प्लास्टिक सा बैग होता है जिसमें स्टूल आता है, देन यू गो टू वॉशरूम एंड जस्ट क्लीन इट। तो ये बाहर दिखते रहता है? यहाँ ये आप कपड़ों में कवर हो जाता है, वैसे नहीं दिखेगा, ओके, बट हाँ ये स्किन पे होगा, ओके। लाइक ए स्मॉल प्लास्टिक बैग। लेकिन ये लोगों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाता है कि लोग बहुत मानते हैं इसको, हाँ, बट अल्टीमेटली अगर किसी को देखोगे जिसको बैग लगा हुआ है, तो यू विल बी क्लियर कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। उनको लगता है कि स्मेल आएगी, स्मेल भी नहीं आती, बिकॉज प्लास्टिक बैग है, उसमें भी स्मेल भी नहीं आएगी। तो एक ये कोलोस्टमी बैग वाला कॉन्सेप्ट है जो लोग बहुत साइकोलॉजिकली ले लेते हैं और वो उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार ही नहीं होते। देन वी हैव मेड ग्रुप, कोलोस्टमी बैग सपोर्ट ग्रुप, जो हम पेशेंटों से मिलवाते हैं पेशेंट को। यू गो एंड मीट हिम एंड स्पीक टू देम कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा 2-3 ऑर्गन्स की सर्जरी में होता है, ऐसे पेशाब की थैली में होता है, पेशाब का रास्ता इधर बनाना पड़ता है, कोलोन के लिए इधर बनाना पड़ता है। कई बार आपको वॉइस बॉक्स कैंसर हो तो आपको यहाँ पे परमानेंट वॉइस बॉक्स निकाल देते हैं। तो ये ग्रुप है जो आप पेशेंट से कनेक्ट करो, ये पेशेंट को ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे रेदर देन यू। तो फिर ही कन्विंस हो जाते हैं, पेशेंट टू पेशेंट कन्विंस होना आसान है रेदर देन डॉक्टर कैन कन्विंस देम। पर कोलोन का ये कोलोस्टमी बैग is only required when it is must. You don't have options. सभी में नहीं होता है? सब में नहीं। और जो सिटिंग इश्यूज वगैरह इस तरह का कुछ फेस सिटिंग इश्यूज ऐसे रेक्टम में, यस, कई बार आप मसल्स के पास जाते हो तो वहाँ पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्जरी एंड रेडिएशन। इसके लिए हम हमेशा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो मैंने बात की, द वे टू सिट, वो सब आपको सिखाते हैं। क्योंकि आप जितना एरिया में सर्जरी करोगे, ऑब्वियसली आप नर्व्स के पास सर्जरी कर रहे हो, नर्व पेन होगा बाद में, तो यू हैव टू मेक योर लाइफ, वी हैव टू मेक देयर लाइफ पेनलेस। They should be normal, they should be accepted in society,
उनको पोटी करने का तरीका, सुसु करने का तरीका, दे शुड नो दैट। और उसके लिए सिखाया भी जाता है ऑक्यूपेशनल सब थेरेपिस्ट कुछ। होते हैं। तो सिखाया जाता है सब कुछ। तभी मैंने आपको ओंको रिहैब का नाम लिया। ओंको हाँ। रिहैब इज दिस। ओके, तो करेक्ट। आई थिंक लोगों के मन में जो सवाल होगा कि इसकी वजह से क्या लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपने उसको काफी अच्छे तरीके से बताया। ओवरऑल इस सेशन में भी डॉक्टर आपने बहुत ही बढ़िया से सब चीजों के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया, किन चीजों से हमें बचना चाहिए, किन चीजों को आज से बंद कर देना चाहिए, क्या सिम्टम्स है, क्या प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोलन कैंसर पर बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड दिस सेशन। एंड अगेन मैं ये बोलूंगा आपको कि इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, responsibility is yours. Doctors can only help you, they can guide you, and you are lucky if you get a good doctor. करेक्ट। Thank you. तो आई होप ऑडियंस ने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। कोलन कैंसर के बारे में उन्हें जितनी जानकारी चाहिए होगी वो भी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।